तो सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना की सुनामी झेल रहे भारत में इस समय कश्मकश ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। आज इस सवाल का पूरा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट का ये आकलन है कि भारत में बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती है। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में थोड़े समय के लिए लॉकडाउन जरूरी है ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। देश के कई राज्यों में पहले से लॉकडाउन वाली स्थिति है। ऐसे में राष्ट्रीय लॉकडाउन का क्या सीन है, इसकी पड़ताल हम करेंगे। कोरोना की दहशत के बीच लोगों के मन में ये बात भी है कि दूसरी लहर के जानलेवा कहर से मुक्ति हमें कब मिलेगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक कोरोना की दूसरी लहर के डेटा पर नजर रख रहे हैं और लगातार ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की ये मारक शक्ति कब थोड़ी कम होगी। आज आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर खुद आपकी आशंकाओं के जवाब देंगे। हवा से कोरोना फैलने के खतरे पर भी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि कर दी है कि कोरोना हवा से फैल रहा है। इतने गंभीर संकट के बावजूद न तो लोग सबक सीखने को तैयार हैं और न ही सरकार और सिस्टम कुछ कर रही हैं। आज तक के हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी हैं। इन रिपोर्ट्स को देखकर आपको थोड़ी निराशा तो होगी, लेकिन जमीनी सच्चाई के साथ भी आपको रहना चाहिए ताकि सुधार किया जा सके। और आज आपको संकट मोचक एयरफोर्स की उड़ान पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। महामारी और संकट की इस घड़ी में भारतीय वायुसेना लोगों की जान बचाने वाली संजीवनी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही है। ये परीक्षा की घड़ी है और देश के वायुसैनिक पूरे हौसले के साथ इस इम्तिहान में देश के साथ हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने से रोक रही है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम रिसर्च, अनेक विशेषज्ञ और विपक्ष लगातार देश में संपूर्ण लॉकडाउन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार खतरनाक होती जा रही है, उससे अब कोई भी ठीक से यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कोरोना का यह कहर कब जाकर थमेगा। शनिवार को पिछले 24 घंटों में 4,03,626 कोरोना के केस हमारे देश में दर्ज हुए। यह लगातार चौथा दिन है जब 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केस आए। नए संक्रमितों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार को हमारे देश में 4,091 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात भी दी, वो ठीक भी हुए। ये एक दिन में ठीक होने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस इशारा करते हैं कि कोरोना से लड़ने में शायद हमसे कुछ गलतियां अवश्य हुई हैं। एक्सपर्ट से मानते हैं कि कोरोना की पहली लहर से निपटने में देशव्यापी लॉकडाउन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इस दूसरी लहर में ऐसा क्यों नहीं किया गया। देश के 16 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मिजोरम और गोवा शामिल है। यहां पिछले साल जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। मतलब यह हुआ कि यहां प्रतिबंध तो हैं, लेकिन छूट भी साथ साथ मिल रही है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ साथ गुजरात शामिल है। तो अब सवाल यह है कि जब पूरे देश में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन है, तो फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार को तकलीफ क्या है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। और हमारे देश में इस समय जो स्थिति है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में देश को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बेहद सख्त जरूरत है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी, तब केंद्र सरकार का मंत्र था, जान है तो जहान है। लेकिन अब दूसरी लहर में सरकार की दुविधा यह है कि लोगों की जान बचाए या देश की अर्थव्यवस्था। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें।
करीब 20 दिन पहले पीएम मोदी ने जब सभी राज्य सरकारों को ये नसीहत दी थी, उस दिन देश में 2,59,000 से ज्यादा नए मामले और 1,761 नई मौतें दर्ज हुई थी। लेकिन इन 20 दिनों में देश ने जो बुरे दिन देखे हैं, उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अब देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, 4,000 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। तो हर तरफ से आवाज उठ रही है कि अगर अभी भी आखिरी विकल्प को लागू करने का वक्त नहीं आया है, तो फिर कब आएगा? राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार इस सवाल का जवाब मांग रहा है। 1,000 लोगों की मौत हुई है और ये तो वो आंकड़े हैं जिनको अस्पताल के माध्यम से दर्ज होता है, जिनका नाम, जो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते, वो आंकड़े और ज्यादा हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने बोला है कि तीसरी वेव से बचने के लिए अगर अभी कदम उठाएं तो हम बच सकते हैं। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक भी है और सामाजिक भी। कोरोना के मरीज जब एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, मरीजों के तीमारदार दवाओं के लिए भटक रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, जब देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह हाँफ रहा है, तब भी अगर देशव्यापी लॉकडाउन केंद्र सरकार के लिए सिर्फ विकल्प बनकर रह गया है, तो सवाल उठेंगे ही। We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और देश कोरोना महामारी का जो दंश झेल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनी कोविड टास्क फोर्स कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। इन स्थितियों में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA बाकायदा पत्र लिखकर लॉकडाउन की वकालत कर चुकी है और गुहार लगा चुकी है कि अलग अलग राज्यों में 10 या 15 दिनों के लॉकडाउन की बजाय पूरी तरह से लॉकडाउन लगता, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता था। भारत की सर्वोच्च अदालत भी मोदी सरकार को दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दे चुकी है और कह चुकी है कि सरकार लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। यानी सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञ और कोरोना को काबू में करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां भी अब संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल अपने आखिरी विकल्प को बचाए रखने का ही विकल्प चुना है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में छोड़िए अहंकार, छोड़िए अपना ज्ञान और जो वैज्ञानिक, चिकित्सक और एक्सपर्ट्स कहें, उसके अनुसार देश को कोरोना से बचाइए। देश में इस समय ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्त या आंशिक लॉकडाउन की स्थिति है और जहां लॉकडाउन नहीं है, वहां आने वाले दिनों में लगने का ऐलान राज्य सरकारें कर चुकी हैं और दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में लगातार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है और इसे सख्त किया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि अगर देश के सभी राज्यों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन लगा ही हुआ है, तो फिर पिछले साल की तरह इस बार भी देशव्यापी लॉकडाउन क्यों नहीं लग सकता? जानकार कहते हैं कि अगर कुछ समय के लिए भी संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है, तो संक्रमण की चेन तो टूटेगी ही, साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, उसे भी संभालने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान केस कम होंगे तो सरकार को आगे की नीति बनाने का वक्त मिलेगा। जिस तरह से कोरोना की लहर में पूरा देश फंस चुका है, उसको देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल लगा था। I think that we need to break the chain for sure. And you are seeing that cities that did do the lockdown, like Mumbai did, or what Delhi is doing, already we are seeing signs that in Delhi, the numerical
testing positivity is coming down. I'm in favor of a national lockdown right now. कोरोना महामारी ने देश को जो दिन दिखाए हैं वो बेहद खौफनाक है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि आगे और कितने खराब दिन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का पूरी तरह से मूड नहीं बना पाई है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक इस बात पर दृष्टि रख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का शिखर यानी कि पीक कब आएगा, ताकि हमारे देश को कुछ राहत मिल सके। हमारे देश में दूसरी लहर के पीक का समय भी आगे बढ़ गया। अब ये पीक 14 से 18 मई की बजाय अगले 1 से 2 हफ्ते और आगे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिख रहा है। कानपुर के प्रोफेसर्स डेटा पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये पीक कब आएगी। पीक आने के बाद नए कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट भी आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जून के अंत या जुलाई के शुरुआत तक कोरोना की ये दूसरी लहर जो इस समय चल रही है वो खत्म हो सकती है, लेकिन अक्टूबर से तीसरी लहर आने की चेतावनी भी दी गई है और इसीलिए तैयारियां हमें बहुत तेजी से करनी होंगी और बच्चों का विशेष करके हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनींद्र जी बहुत नमस्कार और थैंक यू, स्वागत आपका आज तक पर। प्रोफेसर मनींद्र, सवाल जो इस समय हमारे देश के ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कोरोना की ये दूसरी जो लहर है ये क्या है, इसके डेटा पर आप स्टडी कर रहे हैं। देश के लोगों को यह भी प्लीज बताइए कि कब तक हमें इस लहर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इसने बहुत बुरी तरह से हमें परेशान कर रखा है। अग्रवाल साहब। कोरोना की लहर जैसे आपने कहा कि ये इस बार बहुत ही तीव्र आई है और सबको बहुत अधिक परेशान करके इस समय रखा हुआ है। हमारा जो गणितीय मॉडल है उसके आकलन के अनुसार जो हमने अप्रैल के लगभग अंत में अनुमान लगाया था कि नए केसेस की पीक 4 से 8 मई के बीच में आएगी और एक्टिव केसेस की पीक 14 से 18 मई के बीच में आएगी। और हमारा आकलन अभी भी वही बना हुआ है कि नए केसेस की पीक 4 से 8 मई के बीच में है। इसका अर्थ यह है जी कि शायद नए केस अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब ये तो भविष्य बताएगा इसमें कितना सत्य है, लेकिन हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और एक्टिव केसेस की पीक 14 से 18 मई अभी कुछ दिनों में आने की संभावना है। प्रोफेसर अग्रवाल, बार बार अनुमान अब बदल रहे हैं। दूसरी लहर के पीक के आने की जो तारीख है वो आगे खिसक रही है। हफ्ते दर हफ्ता जो अंदाजा लगाया जा रहा है स्थिति उससे कहीं अधिक भयावह भयानक है, ऐसा क्यों? जी, हमने अपना अनुमान नहीं बदला। हमने देखिए हमारा नहीं, आपने आगे नहीं बढ़ाया। मैं बता रहा हूँ, जब मैं अप्रैल के शुरू में जब हमने अनुमान इसके लगाने शुरू किए थे और मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, तो उस समय हम उसको सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, वो सत्य है। और वो कम से कम 15 दिन तक हम बिल्कुल पकड़ नहीं पाए। इतनी तेजी से चीजें बदल रही थी उस समय कि मॉडल जो है वो ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अप्रैल के आखिरी तीसरे पार्ट में 20 अप्रैल 21 अप्रैल के बाद वो थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ और 24 या 25 अप्रैल को मैंने ट्वीट किया था कि ये अनुमान है हमारा 4 से 8 मई के बीच में नए केसेस की पीक, 14 से 18 के बीच में एक्टिव केसेस की पीक, और उस अनुमान पे हम अभी तक कायम हैं। ठीक है सर, लेकिन प्रोफेसर मणिंद्र, कोरोना जो है वो हवा से फैल रहा है। कई रिसर्च के बाद अब ये बात WHO ने भी प्रोफेसर साहब मान ली है। ये कितना खतरनाक लगता है आपको, और प्रोफेसर मणिंद्र इससे हम कैसे पार पाएंगे? ये तो काफी लोग अब कहने लगे हैं, जो वैज्ञानिक हैं जो इसको स्टडी करते हैं, कि वो हवा के द्वारा ही अधिकतर फैल रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब बाहर जाएं अभी मास्क जरूर पहने। मास्क से 80% या उससे भी अधिक प्रतिरोध हो जाता है, और जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उससे भी 80% के आसपास ही प्रतिरोधक क्षमता है उसमें। तो मास्क आप समझ लीजिए, यदि आप मास्क लगा के घूम रहे हैं तो जैसे कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो स्थिति लगभग रहती है। जी।
मास्क लगा के घूमना आवश्यक है। और फिर जब जैसे ही वैक्सीन लगवाने का मौका मिले जी, तो वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन तो बहुत जरूरी है और मास्क के बिना तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो प्रोफेसर साहब हवा वाली बात है ना, ये तो वाकई बहुत ज्यादा हमें डराती है। लेकिन अक्टूबर में तीसरी लहर आने की जो संभावना है, या आशंका हम कहें, संभावना तो नहीं कहना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन इस पर प्रोफेसर मणिन्द्र क्या कहती है? हमारा अंदाज ये है कि लगभग ऐसे होता है, देखिए जब लहर एक समाप्त होती है तो 2-3 महीने तो फिर शांति थोड़ी रहती है। तो अक्टूबर तक तो लहर तीसरी यदि आनी है तो उसकी संभावना कम है, लेकिन उसके बाद संभावना है। अब कितनी बड़ी लहर आएगी ये पूरा हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम, हमारी सरकारें, हम लोग सब मिलके प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, तो प्रोफेसर मणिन्द्र फिर जब तीसरी लहर यदि आएगी भी तो उसकी कोई ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाएगा उसको। ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि दो बातें हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। एक तो ये बार बार जो तीसरी लहर और दूसरी लहर की बात है खत्म होने की और आने की, इसका अंदाजा क्यों बदल रहा है? और तीसरी लहर में ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है सर। क्या देखिए, वो जो दो बच्चों की जहां तक बात है वो इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि 18 से वर्ष के अधिक के लोग को वैक्सीन इस समय मिल रही है, तो उसमें काफी लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी। तो जो जनसंख्या बचेगी, जिनको कि ससेप्टेबल कहा जाता है, जिनको संक्रमण हो सकता है, उसमें बच्चे काफी मात्रा में हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों पे इफेक्ट आएगा। चलते चलते आप प्लीज ये भी हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए, सेकेंड लहर जो कि खतरनाक होती जा रही है और तीसरी जो और खतरनाक है और हवा में ये है, तो ऐसे में अब हम क्या करें? कितना और ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है? आपकी अलर्ट रहने की आवश्यक जी अलर्ट रहने की जरूरत है। जब तक पूरा अधिक संख्या में वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक अलर्ट सबको रहने की आवश्यकता है। और अलर्ट यही है, मैं ये मानता हूं कि देखिए, आप अपने जीवन को रोक नहीं सकते बहुत अधिक समय के लिए। तो कहना कि भाई सब कुछ बंद कर दिया जाए और महीनों बंद रखा जाए, वो संभव नहीं हो सकता। तो लोग, अब भारत में भीड़ भाड़ वाले इलाके भी हैं, लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाएं ही नहीं, हो गई जाना ही पड़ेगा। कई लोग तो रहते ही ऐसी जगहों में। जी जी। तो जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको यदि जाना हो तो मास्क जरूर पहने, उससे आपका प्रोटेक्शन रहेगा। और घर पे आए तो हाथ अच्छे से धो लें। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, यदि हम उसी को लगातार करते रहेंगे तो काफी हद तक हम अपने बचे रहेंगे और हमारे परिवार वाले भी बचे रहेंगे। ठीक है सर, आपकी इस राय के लिए हमें लगता है कि इससे फायदा भी होगा, करना भी चाहिए, सब लोग कर भी रहे हैं। प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। सर, कोरोना संक्रमण की लड़ाई अब बेहद गंभीर मोड़ पर है और ऐसे समय पर फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी पूरी क्षमता से कोरोना से लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जाबाज ऑफिसर्स उन्हीं में से एक हैं। ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर सप्लाई को बहाल रखने की कोशिश में है। आप ये भी कह सकते हैं कि कोरोना आपातकाल में भारतीय वायुसेना सांसों के लिए संकट मोचक बन गई है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब जब संकट के बादल मंडराते हैं, भारतीय वायुसेना संकट मोचक बनकर मोर्चा संभाल लेती है। उड़ानों में दम इतना है कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि जरा रुक जा। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये हौसलों की उड़ान है। कोरोना जैसे दुश्मन से निपटने और उखड़ती सांसों के लिए भारतीय वायुसेना का काम अभी किसी वरदान से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशन ऑक्सीजन के जरिए राहत में बड़ी भूमिका निभाई है।
एयरफोर्स के C-17 और IL-76 मालवाहक जहाज अब तक देश विदेश से 400 से ज्यादा उड़ान भरकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुके हैं। इसी मिशन के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बहुत ज्यादा अहम होंगे। युद्ध के हालात हों या फिर कोई और त्रासदी, संकट के समय हर बार इजराइल ने भारत से सच्ची दोस्ती निभाई है। इजराइल ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। There are 3 large oxygen generators in here, which will supply oxygen for the patients of 3 hospitals. And in addition, there are 4 pallets full of oxygen concentrators and other equipment, which will also help Indian patients both in clinics and in hospitals around the country to get over the COVID virus. सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और दुबई जैसे कई देशों से वायुसेना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला चुकी है। भारतीय वायुसेना के विमान युद्ध स्तर पर इस मिशन में जुटे हुए हैं। 7 मई तक 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई है और 1232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले जा सकने वाले 72 क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने देश के अंदर कम से कम 400 उड़ान भरकर 252 ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया है। इन टैंकरों की मदद से 4904 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। भारतीय वायुसेना काफी देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स ला चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ला चुका है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देशों से अभी तक सामान ला चुका है। और इसके अलावा भारत में ही कम से कम 400 सॉर्टीज उड़ चुकी हैं भारतीय वायुसेना की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं। वायुसेना देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए उपकरणों और दवाओं को भी एयरलिफ्ट कर रहा है। इस मिशन में 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 हैवी लिफ्ट और 830 मीडियम लिफ्ट वाले विमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जाबाज अफसरों की तारीफ की है। भारतीय वायुसेना ने कोविड की राहत के लिए अब तक 42 यानी 42 जहाज़ों को तैनात किया है। इसमें से 12 हेवी लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-17 और IL-76 है और 30 मीडियम लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-130 और AN-32 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं। इन विमानों ने अब तक भारत के बाहर तकरीबन 65 यानी 65 सॉर्टीज की है। 75 ऑक्सीजन कंटेनर्स को भारत में लेके आए हैं, साथ में एसोसिएटेड मटेरियल, मेडिकल सप्लाईज वगैरह लेके आए हैं। सिर्फ कोविड ऑपरेशन ही नहीं, वायुसेना हर उस जगह मौजूद है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक हादसे के बाद घायलों को M-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इसकी वजह से घायल वक्त पर अस्पताल पहुंच पाए। वायुसेना के जवान कोरोना युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं नौसेना भी ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए समंदर में मीलों का सफर तय कर रही है।
सेना के अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सबकी उम्मीद यही है कि इस जंग में भारत फिर विजेता बनकर उभरे। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण हर दिन नई ऊंचाई, नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन हैरत होती है कि इसके बावजूद लापरवाही भी अपने चरम पर है। परिणाम, संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि अस्पतालों में भीड़ कम नहीं हो रही। आज तक हर दिन आपको देश के अलग अलग हिस्सों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। हमारा उद्देश्य लोगों तक सच्चाई पहुंचाना है ताकि आप संभल सके। आज हमारे सहयोगी बिहार और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से जमीनी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। जिस देश में कोरोना से हजारों लोगों की जान जा रही है, वहां कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तस्वीर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की है। दोनों बेटे पिता के मृत शरीर को लिए बैठे हैं। अस्पताल में बेड नहीं मिला तो चौखट पर ही दम तोड़ दिया। शायद मेरा पापा बहुत सकता था। 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला। डॉक्टर जैसे देखा, बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। और जाते थे बोलता था नंबर नहीं है, नंबर नहीं है सर, और सबको बुखाता था। अस्पताल प्रांगण में मृत शरीर इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस का। आ जाएं तो शव आखिरी सम्मान के लिए, विदाई के लिए शमशान घाट तक पहुंच जाएं। मरीज के तीमारदार कोविड वार्ड में मरीजों के साथ बैठे हैं, जो अब अपने आप में एक संक्रमण का केंद्र बनेंगे। हालत यह है कि सुशासन बाबू का अस्पताल खुद ही बीमार है। कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल भी पहुंच जाए तो इलाज की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई देखने तक नहीं आता है। धीरे देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर, नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, वो किल्लतें देखने को नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो एक मरीज से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 को बीमार करेगी, कि नियमों की धज्जियां सीधे सीधे सबसे बड़े अस्पताल में, भागलपुर में उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल बदहाल है। उधर वैक्सीनेशन सेंटर की हालत देख लीजिए। पटना में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीका लगना शुरू हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आ रहा था। सेंटर पर टोकन के लिए अफरा तफरी मची थी। 18 से 45 साल में 100 बेनिफिशरीज जो ऑनलाइन पहले से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं उन्हीं का देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसके अलावे भी दूसरे जो हैं जिसका स्लॉट भी नहीं मिला वो भी आके कह रहे हैं कि मुझे दें, तो प्रॉब्लम इसके चलते हो रहा है। ऐसा दावा है कि कोविड की लड़ाई में महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों से एक कदम आगे है। लेकिन मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर सरकारी हकीकत से पर्दा उठ गया। डूबते नब्ज के बीच 2 घंटे के इंतजार के बाद सरकारी अस्पताल में बेड मिला, वो भी लाख मिन्नत के बाद। इनको क्यों कुर्सी में क्यों ऑक्सीजन दी जा रही है? क्या हॉस्पिटल में क्या बोला? बेड अभी तक उनका हुआ नहीं, मतलब बेड मिला नहीं, सब फुल है। कौन बोला ऐसा? कौन बोला ऐसा? सिस्टर बोले। पालघर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बेड की कमी को पूरा करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन जब आज तक की टीम इस कोविड सेंटर के सामने मौजूद थी, तब उसने देखा कि एक महिला जिनका नाम कुसुम था, जिनकी उम्र 58 साल थी, उनको कम से कम 2 घंटे से ऊपर का इंतजार करना पड़ा एक ऑक्सीजन बेड को प्राप्त करने के लिए। लोगों का आरोप है कि पालघर जैसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी बाबू झांकने तक नहीं आता। लोगों को मदद मिलती नहीं, मिल भी जाए तो बहुत देर हो जाती है। 7-7 दिन तक अस्पताल के चक्कर काटने के बावजूद बिस्तर नहीं मिल रहा। यहाँ पे आज भी बेड, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है,
रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है, सरकारी एम्बुलेंस तो मिलती ही नहीं है। मुंबई के बीकेसी स्थित जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत कि आज सिर्फ 370 लोगों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है। लाइन लंबी थी, कई लोगों को निराशा हाथ लगी। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, लेकिन शहर में वैक्सीन की कितनी ज्यादा कमी है वो तो यहां पर लगे इस साइन बोर्ड से ही पता लगाया जा सकता है, जहां पर लिखा है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 370 बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिलेगी। देश में हालात ऐसे ही हैं। वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नहीं, अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं, और मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आज लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा की मौत हुई है। गैर सरकारी आंकड़ों में मौत को कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। अगर थोड़ी बहुत तैयारी है भी तो वो नाकाफी है। भागलपुर से आशुतोष मिश्रा, पटना से उत्कर्ष सिंह, पालघर से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की इस जानलेवा लहर का एकमात्र इलाज संपूर्ण लॉकडाउन ही है। यह बात न सिर्फ तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बेहद कड़े शब्दों में आलोचना भी कर दी। 8 मई को आईएमए ने जो बयान जारी किया उसकी भाषा बहुत ही तल्ख और तीखी है। आईएमए ने केंद्र सरकार से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनके प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया। आईएमए ने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों और चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों की सलाह को भारत सरकार ने दरकिनार कर दिया है। आईएमए ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना के कारण जो संकट पैदा हुआ है उससे निपटने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सुस्त रहा है। आईएमए ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने की सलाह को नहीं माना और परिणाम यह हुआ कि हर रोज करीब 4 लाख या उससे ज्यादा केसेस अब सामने आने लगे हैं। आईएमए ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना को लेकर जो भी फैसले सरकार कर रही है उनका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आईएमए के अनुसार ऊपर जो लोग बैठे हैं वो जमीनी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं और इन बातों को ध्यान में लिए बगैर ही वो फैसले कर रहे हैं। आईएमए ने आगे कहा कि पहली लहर में हमने 756 डॉक्टर्स हमारे खो दिए। इस लहर में अभी तक 146 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। आईएमए का आरोप है कि अस्पतालों में हो रही सैकड़ों मौतों को गैर कोविड बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और यह आरोप सीधे सीधे डॉक्टर हर्षवर्धन पर है। आईएमए की यह आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन कोरोना से बिगड़ती स्थिति का आईना भी है, और अब तो स्वयं केंद्र सरकार के मंत्री भी इस बदहाली पर चुप नहीं रह पा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई कुछ भी कहे कि यूपी में हालात अच्छे हैं, कोई कुछ भी कहे कि पर्याप्त अस्पताल, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो किसी और से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही जनप्रतिनिधियों से जानिए। ये फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी हैं। राम गोपाल आरोप लगा रहे हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी को सही इलाज नहीं मिला। उनकी पत्नी को 3 घंटे तक जमीन पर रखा गया। जिलाधिकारी से अनुनय विनय पर किसी तरह से बेड तो मिला, लेकिन अब भी उनकी हालत कैसी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया, यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। न खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, न पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर।
ठीक ऐसी ही बदइंतजामी का जिक्र बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अस्पताल के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, लोग परेशान हैं, लेकिन जिले में अव्यवस्थाओं का अंबार है। संतोष गंगवार के पहले कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी ऐसे ही अराजक माहौल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उपचार न मिलने से, एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की मौत घरों में हो रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को चिट्ठी भी लिखी थी। सत्यदेव पचौरी से भी पहले लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके इलाके में गांव-गांव में कोरोना से कोहराम मचा है, उन्होंने मदद मांगी थी। तो आलम क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कोरोना से कराह रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, खास लोग भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जो कह रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है, भुगत रहा है, क्योंकि कोरोना की ये लहर इतनी भीषण है कि न तो लोगों को संभलने का मौका मिल रहा है और न ही व्यवस्थाओं को संभालने में सरकारें सफल हो पा रही हैं। यही कारण है कि अब तक हर तरफ से पूरे देश में पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अभी तक केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। कोरोना का ये दौर ऐसे दिन दिखा रहा है हमें जिसकी कल्पना तक करने से आपकी हमारी रूह कांप जाती है। मशहूर यूट्यूबर और एक्टर राहुल वोहरा का आज सुबह कोरोना से निधन हो गया। 35 साल के राहुल वोहरा ने मौत से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी बेबसी जाहिर की। राहुल वोहरा ने शनिवार दोपहर 12:38 पर अपना अंतिम पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच सकते थे। राहुल ने यह भी लिखा था कि वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन वो जल्द ही अगला जन्म लेंगे और अच्छा काम करेंगे। इससे पहले 4 मई को राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर खुद दी थी। वो दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कोई उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। फेसबुक पोस्ट वायरल होने पर उन्हें शनिवार को दूसरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। असम में लगातार दूसरी बार जीतकर दर्ज कर चुकी बीजेपी ने इतिहास बना दिया और अब बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। असम में बीजेपी की विजय के बाद ये बड़े बदलाव की तस्वीर है। पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल अंग वस्त्र पहनाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को बधाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में अब अगले 5 साल के लिए असम की कमान होगी। विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगी और फिर असम बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद सीएम पद के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का ऐलान किया। वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में किया। हेमंत के नाम पर मुहर लगते ही विधायक उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। दरअसल पार्टी और लोगों के बीच इसी मजबूत पकड़ के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्वा की अहम भूमिका मानी जाती है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के करीब 45 विधायकों का हेमंत के समर्थन में होना है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही हेमंत की निगाहें सीएम की कुर्सी पर थीं। भले ही उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार कहते रहे कि जीत के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला लेगी। असम में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार मंथन चला, दिल्ली में बैठकें हुई और अंत में सीएम पद पर हेमंत के नाम पर मुहर लग गई। राज्यपाल से मुलाकात कर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और कल वो असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्दे के पीछे जो मेहनत की, पर्दे पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें फल दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से घट रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा है कि राजधानी में कोरोना के केस कम होने में लॉकडाउन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यही कारण है कि केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई तो सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लेना शुरू किया। कोशिश यही थी कि किसी तरह कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर इसकी बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लॉकडाउन वाले इस उपाय ने अपना असर भी दिखाया और कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने कम हुए। इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, जो पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा। आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 35% के करीब पहुंचने के बाद 26 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो 3 मई को दिल्ली में कोरोना के 18,043 केस आए, 4 मई को 19,953, 5 मई को 20,960, 6 मई को 19,133, 7 मई को 19,832, 8 मई को 17,364, जबकि 9 मई को नए कोरोना केस घटकर 13,336 हो गए, जो 12 अप्रैल के बाद एक दिन में दिल्ली में सबसे कम केस हैं। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 22% से भी नीचे आ गई है। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में दिल्ली में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक होटल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में शादियों पर रोक होगी। घर पर 20 लोगों की मौजूदगी में ही शादी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ टेंट और डीजे वालों को एडवांस वापस करना होगा। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में कुछ और दिनों का लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जाए। उधर बीजेपी कह रही है कि पहले से कोई तैयारी नहीं होने की वजह से केजरीवाल को लॉकडाउन जैसा कदम बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कोई भी व्यवस्था तैयार नहीं की और आज जब बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन पहुंचाना है और सबके बीच में बंटवारा करना है ऑक्सीजन का। ऐसे में दिल्ली को औरों से अधिक ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये सोचने का विषय है, क्योंकि दिल्ली खुद अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली में सब केंद्रीय सरकार के लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि सब काम राज्य सरकार छोड़कर केंद्र सरकार के सिर पे मंडराएगी और काम अपना पूरा नहीं करेगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली में लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों पर मंडरा रहा महामारी का संकट कम होगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।